बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने 9 क्लास की जो सी फिज़िक्स की न्यू बुक है ये स्टार्ट की हुई थी और आज की वीडियो में इसका जो लेसन नंबर 2 है जिसका नेम है काइनेमैटिक्स। अब आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 2 जो सी है इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर ए जो सा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये करेंगे। फिर इसका बी वाला पार्ट जो सा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये सर डिस्कस करेंगे। फिर इसका जो सी वाला पार्ट है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन ये करेंगे और इसका जो डी वाला पार्ट है कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन ये करेंगे। और इसका जो न्यूमेरिकल है उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब इसके एमसीक्यूज जो से हैं वो स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट वाला एमसीक्यूज है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज। इसका आंसर आएगा डी वाला इक्वल टू आर लेस देन 1। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकेंड वाला जो से एमसीक्यूज है इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अगर कोई बॉडी जो सी है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट के हवाले से, देन इट विल बी इन अ स्टेट ऑफ। तो इसका आंसर आएगा ए वाला रेस्ट। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रही किसी पॉइंट के लिहाज से तो वो रेस्ट में पड़ी हुई है। इसका थर्ड वाला एमसीक्यूज है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। कि एक जो गेंद है उसको टावर के ऊपर से फेंका गया है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड इज। तो उसने पहले सेकंड में कितना फासला तय किया है, तो इसका आंसर आएगा ए वाला 5 मीटर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है फोर्थ वाला एमसीक्यूज अ बॉडी एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड्स, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज। इसका आंसर आएगा बी वाला 400 मीटर। नेक्स्ट 5 वाला जो आंसर है अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। के एक बॉडी जो है वो हरकत कर रही है, मूव कर रही है, एक जैसे एक्सलरेशन के साथ स्टार्ट हो रही है रेस्ट की हालत से। इट कवर्स अ डिस्टेंस एस इन 4 सेकेंड। और वो अपना फासला जो है 4 सेकेंड में कवर करती है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस। यानी कि अगर उसने फासला तय किया है 4 सेकेंड में तो उसके फासले का चौथा हिस्सा जो सा है वो कितने सेकंड में कितने टाइम में वो कवर करेगा, तो इसका आंसर आएगा बी वाला 2 सेकेंड। अब इससे नेक्स्ट 6 वाला है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर शो इन द फिगर। कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो सा ग्राफ है वो कह रहा तस्वीर में दिखाया गया है। पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकी जो सी ट्रू स्टेटमेंट है वो बतानी है, तो इसका आंसर आएगा बी वाला द वेलोसिटी ऑफ ए इज़ लेस देन बी। 7 वाला जो सा है द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज़ न्यूमेरिकल इक्वल टू। तो ये जो सी है डेफिनेशन है आपकी बुक पर 44 पर ये लिखा हुआ है एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू टाइम एक्स इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड। तो ये देखिए इसका आंसर आएगा ये डी वाला लिखा हुआ है डिस्टेंस कवर्ड। 7 का आएगा डी वाले का आंसर। अब इससे नेक्स्ट 8 वाला जो सा है ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। ये भी डेफिनेशन है बुक पर पेज नंबर 43 पर। ये है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो इसका आंसर जो सा है वो आएगा सी वाला। ये देखिए एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट 9 वाला ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू दी। तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 41 पर डेफिनेशन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला ए वाला स्पीड। अब एवरेज स्पीड जो सी है उसको वेलोसिटी भी कहा जाता है। एवरेज स्पीड जो सी है वो वेलोसिटी तब होगी जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा तो इसका आंसर बी वाला बन जाएगा वेलोसिटी। अब इससे नेक्स्ट 10 वाला जोन सा है a car accelerates uniformly from 80.5 किलोमीटर पर आवर एट टाइम इक्वल है 0 के टू 113 किलोमीटर पर आवर एट 9 सेकेंड। विच ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार। तो इसका आंसर आएगा बी वाला। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर बी स्टार्ट करते हैं जो कि है शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज जो सी है इनकी डिफाइन करनी है। तो इसका आंसर आपकी बुक पर पेज नंबर 29 जो सा है इस पर ये है स्केलर एंड वेक्टर। फर्स्ट वाली जो सी डेफिनेशन है वो ये है कि अ स्केलर इज़ द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ये डेफिनेशन है स्केलर की, आप मार्क कर लें। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो ये है डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी, टेम्परेचर। आप इनमें से कोई सी भी 2-3 लिख सकते हैं स्केलर की डेफिनेशन के साथ। अब वेक्टर की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अ वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली। ये वेक्टर की डेफिनेशन यानी कि स्केलर जोन सी है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिहाज से होती है, मैग्नीट्यूड शो करती है। तो वेक्टर जोन सी है
वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को शो करती है। और इसकी एग्जांपल जो सी है, ये है एग्जांपल इसकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स एक्सेट्रा। ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। गिव 5 एग्जांपल्स ईच फॉर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ जो सी हैं इनकी 5-5 आपने मिसालें देनी है। तो इसका आंसर आएगा इसी पेज नंबर 29 पर। ये देखें, डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी, टेम्परेचर, ये 5-6 लिखी हुई हैं। आप इनमें से कोई 5 कर सकते हैं। और वेक्टर जो सी है इसके एग्जांपल्स ये हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स। 5 एग्जांपल्स ये हैं और ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जो सा है इसका क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। के वेक्टर्स को जो जमा किया जाता है हेड टू टेल रूल के जरिए उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 31 पर। यहाँ से टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, रीड्रॉ देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स सच दैट द हेड ऑफ वन लाइन कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ द अदर। यहाँ तक मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे 2 वेक्टर हैं। वो कह रहा है इस तरह आपने एक वेक्टर ड्रा किया है। आप जो दूसरा वेक्टर इसके ऊपर ड्रा करेंगे, इसमें जमा करेंगे, तो जो सेकंड वाला वेक्टर इसकी जो टेल होगी वो फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड पर होगी। द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर। फिर इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एक वेक्टर होगा विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। फिर कह रहा है जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल के साथ उसकी टेल मिलेगी और जो लास्ट वेक्टर होगा उसकी हेड के साथ उसका हेड मिलेगा। अब ये देखिए, इसके हेड के साथ फर्स्ट वाले का हेड मिल रहा है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसको आर से डिनोट किया जाता है। यहाँ तक ये है इसका हेड टू टेल रूल। अगर आप इसकी डायग्राम ड्रा करना चाहते हैं ये ड्रा कर लें, या आपकी बुक पर नेक्स्ट पेज पर ये डायग्राम ड्रा की गई है, आप इसको भी ड्रा कर सकते हैं। चाहे ये 3 सेंटीमीटर 49 6.8 ये चाहे ना लिखिएगा, लेकिन ये V1, ये V2 और ये रिजल्टेंट वेक्टर V ये लाजमी लिखिएगा। अब इससे नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। कि स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ क्या है। तो इसका आंसर आपकी बुक पर पेज नंबर 38 पर यह है डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला पॉइंट। यहाँ पर यह डेफिनेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस s एंड टाइम t। के टाइम और डिस्टेंस का जौन सा आपस में रिलेशन है मूविंग बॉडी के लिहाज से, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और पेज नंबर 41 पर यह स्पीड टाइम ग्राफ जौन सा है यहाँ से स्टार्ट होगा, द ग्राफ बिटवीन स्पीड v वर्सेस टाइम t, दिस इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ, ये है। लेकिन इनकी जो सबसे बेहतर डेफिनेशन है वो आपकी बुक का पेज नंबर 47 जौन सी है यहाँ पर ये लिखी हुई है, अ ग्राफ डेट शो द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और अ ग्राफ डेट शो द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। ये डेफिनेशन अगर आप कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके। अब इससे नेक्स्ट जो होता है इसका क्वेश्चन नंबर 5 वो करते हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ हैव द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कि जो चीज़ गिर रही है जब वो ज़मीन के करीब है तो उसका एक्सेलरेशन जो सा है कांस्टेंट वो एक जैसा होता है, सेम होता है। डज दिस इम्प्लॉय दैट अ हैवियर ऑब्जेक्ट विल फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। तो फिर जब एक भारी चीज़ और एक हल्की चीज़ फेंकेंगे तो उनमें से तेज़ी से कौन गिरेगी। तो इसका आंसर आएगा नो, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स नियर द अर्थ सरफेस। तो इसके आंसर में आएगा नहीं, एक्सेलरेशन जो सी है ग्रेविटी की वजह से उस ज़मीन के करीब जो भी चीज़ें हैं उन सब के लिए एक जैसी होती है, रिगार्डलेस ऑफ देयर मैस, उनके मैस के अलावा। दिस मीन्स बहुत हैवियर एंड लाइटर ऑब्जेक्ट्स फॉल एट द सेम रेट। कह रहे इसका मतलब है कि भारी और हल्की दोनों चीज़ें एक ही शरह से गिरती हैं। यह है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6। द वेक्टर क्वांटिटीज आर समटाइम्स रिटन इन स्केलर नोटेशन नॉट बोल्ड फेस, हाउ इज़ द डायरेक्शन इंडिकेटेड। यानी कि उसका क्वेश्चन है कि सम टाइम वेक्टर क्वांटिटी जो सी है इनको स्केलर नोटेशन की फॉर्म में लिखा जाता है, तो हमें इसकी डायरेक्शन जो सी है वो कैसे पता चलेगा इसकी सिमत के बारे में। तो इसका आंसर आएगा व्हेन वेक्टर क्वांटिटीज आर रिटन इन स्केलर नोटेशन, कि जब वेक्टर क्वांटिटीज को स्केलर की नोटेशन में लिखा जाता है, द डायरेक्शन इज टाइपलिकली इंडिकेटेड बाय अ सिंबल सच एज एन एरो। आपने देखा होगा कि वेक्टर को जब शो किया जाता है तो उसके ऊपर एरो लगाया जाता है। कह रहा सम टाइम इसके ऊपर एरो लगाया जाता है, अगर एरो ना लगाया जाए और बाय स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन इन द टेक्स्ट, तो फिर टेक्स्ट फॉर्म पे उसके साथ उसकी डायरेक्शन लिख दी जाएगी, जैसे कि वेलोसिटी टू द नॉर्थ,
कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ साइड पे। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7। अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, कि एक बॉडी जो सी है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, हरकत कर रही है। विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म, क्या उसकी वेलोसिटी जो सी है वो यूनिफॉर्म है। गिव रीज़न, वजह बताएं। तो इसका आंसर आएगा नो, द वेलोसिटी विल नॉट बी यूनिफॉर्म इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, कि नहीं वेलोसिटी जो सी है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती जब इसकी सिमत जो सी है वो तब्दील कर दी जाए। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी जो सी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो both speed and direction must remain constant for velocity to be uniform. Uniform speed only means constant magnitude, not necessarily direction. ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। इज़ इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन, क्या ये पॉसिबल है कि कोई जिस्म, कोई बॉडी जौन सी है वो एक्सेलरेशन रखती है व्हेन मूविंग विद, जब वो हरकत कर रही हो कांस्टेंट वेलोसिटी, और सेकंड वाला है कांस्टेंट स्पीड। तो इसका आंसर देखते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी है नो, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ऐसे है नो। एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि एक्सेलरेशन कौन सा है वो वेलोसिटी में चेंजिंग को कहा जाता है। सो इफ वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। फिर कांस्टेंट स्पीड, यस जी हाँ। इट इज़ पॉसिबल, ऐसा मुमकिन है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, जब हरकत की सिमत जौन सी है वो तब्दील हो। इन सर्कुलर मोशन, सर्कल के लिहाज से। इवन विथ कांस्टेंट स्पीड, चाहे उसकी स्पीड जौन सी है वो भी कांस्टेंट हो। अ चेंज इन डायरेक्शन रिजल्ट्स इन एक्सेलरेशन। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका सी वाला पार्ट, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फर्स्ट वाला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे आर मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जौन सा है उनकी मैग्नीट्यूड बराबर है या नहीं है। एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की वजाहत करें। तो इसका आंसर आएगा आपकी बुक और पेज नंबर 34 जो लिखा हुआ है इस पर आप सबसे पहले ये डिस्टेंस जोन सा है इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। इसके बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। वो क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की है और साथ इसकी वजाहत का कहा है। तो अगर आप इनकी डिफाइंस लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये डिफाइंस लिख कर इसके बाद आपने लिखना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है व्हेन, जब द मोशन इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन, जब इनकी हरकत जो सी है वो सीधी लाइन में हो। हाउएवर, जब के इफ़ द ऑब्जेक्ट चेंज डायरेक्शन, जब कोई जिस्म, कोई ऑब्जेक्ट जो से अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, द डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस दैन द डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट जो सा है उसके डिस्टेंस से, उसके फासले से कम होता है। यानी कि मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये मेरा घर है और ये है मेरा स्कूल। अब यहाँ से जब मेरे स्कूल जाना है, अगर मैं यहाँ से घूमता हुआ ऐसे स्कूल गया हूँ तो ये जो रास्ता मैंने यूज़ किया है ये है डिस्टेंस। और अगर यहाँ से सीधा मैं स्कूल गया हूँ सीधी डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। वो इसने कहा हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे जब उसकी हरकत जो है वो एक सीधी लाइन हो। हाउएवर, जबकि इफ़ द ऑब्जेक्ट चेंज डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्शन चेंज करेगा यानी कि घूमता हुआ जाएगा, द डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस, फिर ये जो सीधी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट जो सा है ये छोटा होगा किससे, ये जो घूमता हो गया हूँ डिस्टेंस से। इसको डिटेल से मैं अभी इसी वीडियो में आगे इस तरह के और क्वेश्चन है वहाँ समझाऊंगा। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड, कि जब गोली चलाई जाती है, इट्स वेलोसिटी विद विच इट लीव्स द बैरल इज़ कॉल्ड द मुजल वेलोसिटी ऑफ द गन। मुजल वेलोसिटी ऑफ वन गन with a longer barrel is lesser than that of an other gun with a shorter barrel. In which gun is the acceleration of the bullet larger? Explain your answer. तो इसका आंसर आएगा the acceleration of the bullet is larger in the gun, कि जो गोली है उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी गन में with the shorter barrel, जिसका बैरल शार्ट होगा। दिस इज़ बिकॉज द बुलेट एक्सेलरेट्स ओवर अ शॉर्टर डिस्टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, अ ग्रेटर एक्सेलरेशन रिजल्ट्स इन अ हायर वेलोसिटी अचीव्ड इन लेस टाइम, कि इसकी वजह यह है कि गोली जौन सी है वो कम फासले पर तेज़ होती है। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग जब एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसका नतीजा ये आएगा कि कम वक्त में ज़्यादा रफ्तार जोन सी है उसकी ज़्यादा स्पीड जोन सी है वो हासिल होगी।
यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। फॉर अ कंप्लीट ट्रिप, के एक मुकम्मल सफ़र के लिए, टूर के लिए, एवरेज वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड, उनकी जो औसत वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट किया गया है। इट्स वेलोसिटी केम आउट टू बी पॉजिटिव, तो उसकी जो कीमत है वो पॉजिटिव आई है। इज़ इट पॉसिबल, कैसा पॉसिबल है, दैट इट्स इंस्टंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप हैड द नेगेटिव वैल्यू, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर जो है ये है यस, इट इज़ पॉसिबल फॉर द इंस्टंटेनियस वेलोसिटी टू बी नेगेटिव एट सर्टेन पॉइंट इवन इफ़ द एवरेज वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव। तो इसके आंसर में आएगा जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि इंस्टंटेनियस वेलोसिटी जौन सी है वो नेगेटिव हो सकती है कुछ पॉइंट पर, जबकि उसकी जौन सी एवरेज वेलोसिटी है वो पॉजिटिव हो। द एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी जौन सी है वो इन्हसार करती है टोटल डिस्प्लेसमेंट पे। बट इंस्टंटेनियस वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन जौन सी इंस्टंटेनियस वेलोसिटी है वो नेगेटिव होगी अगर जो ऑब्जेक्ट जौन सा है वो उसकी उल्ट डायरेक्शन में हरकत कर रहा हो एट सर्टन इंटरवल्स ड्यूरिंग द ट्रिप। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड विद वेलोसिटी बी, कि एक गेंद है उसको बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंका गया है बी वेलोसिटी के साथ। इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन टाइम टी, तो ग्राउंड पर वापस आने के लिए उसका टाइम जो है वो है टी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन, तो ये जो नीचे ग्राफ दिए हुए हैं इनमें इसकी मोशन को कौन रिप्रेजेंट सही कर रहा है, एक्सप्लेन योर रीजनिंग, और अपनी जो सी रीज़न उसको एक्सप्लेन करे। तो इसका आंसर आएगा व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी, जब एक बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है वेलोसिटी वी के साथ, इट विल राइज अंटिल इट रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, तो वो ज़्यादा होगी जब तक वो अपनी मैक्सिमम ऊंचाई पर चला नहीं जाता। एट विच पॉइंट इट वेलोसिटी बिकम ज़ीरो, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे चले जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जौन सी है वो ज़ीरो हो जाएगी। एंड देन इट विल फॉल बैक डाउन द ग्राउंड, और फिर वो वापस नीचे ज़मीन की तरफ जौन सा है वो आ जाएगा। देयर फॉर द वेलोसिटी ग्राफ शुड शो अ लीनियर डिक्रीज फ्रॉम वी टू ज़ीरो, फिर कह रहा उसकी जौन सी वेलोसिटी का ग्राफ है वो लीनियर कम होता जाएगा वी से ज़ीरो की तरफ, यानी कि ऊपर से फिर वो ज़ीरो की तरफ जाएगा तो वो कम होता जाएगा ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम, जब पहला हाफ टाइम होगा उसके। एंड देन अ लीनियर इंक्रीज फ्रॉम ज़ीरो बैक टू वी ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम, फिर वो वापस बढ़ता चला जाएगा सेकेंड हाफ टाइम पे ज़ीरो से वी की तरफ। द करेक्ट ग्राफ इज सी, तो इसका जो सा ग्राफ है करेक्ट वो सी होगा। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5। द फिगर गिवन बेलो शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रैवल ऑफ अ साइकिलिस्ट, कह रहे ये जो फिगर दिखाई जा रही है नीचे ये शो कर रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का साइकिल सवार के सफ़र का। फाइंड द वेलोसिटीज फॉर द सेगमेंट ए बी सी, वेलोसिटी फाइंड करनी है सेगमेंट ए की, सेगमेंट बी की और सेगमेंट सी की। तो इसका आंसर आएगा फॉर ईच स्टेटमेंट द वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कि जोन सी वेलोसिटी है ये स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, यानी कि अब वेलोसिटी को जोन सा है वो स्लोप से वो एक्सप्लेन करेगा। सेगमेंट ए जोन सा ये फर्स्ट वाला सेगमेंट है ना ए वाला, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव स्लोप, यानी कि वेलोसिटी को वो स्लोप कह रहा है तो कह रहा है इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। सेगमेंट बी में वो कह रहा है ज़ीरो स्लोप, सेगमेंट बी ये है ज़ीरो स्लोप, यानी कि कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही, ना ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, सीधा जा रहा, स्लोप है ही नहीं तो वो ज़ीरो है। सेगमेंट सी में वो कह रहा है नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव क्यों, क्योंकि अब वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो वो नेगेटिव स्लोप होगा। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6। इज़ इट पॉसिबल, क्या ऐसा मुमकिन है, दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम बट इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट ज़ीरो, इफ़ यस गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ केस। तो इसका आंसर आएगा यस इट इज़ पॉसिबल, जी है ऐसा मुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अ बॉल थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड, कि एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका गया है एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो वो टॉप पॉइंट जो सा उसका हाई पॉइंट है द वेलोसिटी ज़ीरो, जहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो सी है वो ज़ीरो हो जाती है। बट द एक्सेलरेशन इज़ स्टिल 9.8 मीटर पर सेकेंड के, लेकिन यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 ms-2 होगी डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर डी, कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट वाला है हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली
क्या वेक्टर जोन से है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है? एक्सप्लेन, वजाहत करें कि वेक्टर को ग्राफिकली तौर पर कैसे दिखाया जा सकता है। एक्सप्लेन, वजाहत करें। तो इसका आंसर आएगा आपकी बुक पर पेज नंबर 30 जौन सा है, इसमें यहाँ से ये स्टार्ट होगा। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, के वेक्टर जौन से हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन जौन से उसको ड्रा करके, विद एन एरो हेड एट वन एंड, तो इसका जो एक एंड है उस पर एरो लगाकर वेक्टर को शो किया जा सकता है। द लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, फिर इसकी जो लेंथ है उसको मैग्नीट्यूड से शो किया जाएगा अकॉर्डिंग टू अ सूटेबल स्केल। वेल द डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, यानी कि वो कह रहा है अगर ये वेक्टर है तो इसकी ये कितनी लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी, और ये एरो जो से है वो इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, और वेक्टर यही है जो मैग्नीट्यूड भी शो करे डायरेक्शन भी रखे। टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर रिक्वायर्ड, कि उसके डायरेक्शन को शो करने के लिए दो परपेंडिकुलर लाइन जो सी है वो उनकी ज़रूरत है। वी कैन ड्रा वन लाइन टू रिप्रेजेंट ईस्ट वेस्ट, फिर एक लाइन जो सी है वो कह रहा है ये ईस्ट वेस्ट है, एंड अदर लाइन टू रिप्रेजेंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एज शो इन फिगर, ये कट कर दे। वो कह रहा है एक लाइन ये होगी और दूसरी लाइन जो सी है वो ये होगी, फिर इसके ऊपर जो सा है वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन्स, मोस्टली वी यूज एनी टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो कह रहा है आमतौर पर दो लाइनें जो सी हैं उनसे डिनोट किया जाता है, वो जो आपस में परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती हैं कि इनके दरमियान एंगल जो सा है वो 90 का होता है, यानी कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा। हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन ये कट कर दे चाहे, इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। कि जो हॉरिजेंटल लाइन ये सीधी लाइन ये एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है, ये भी चाहे कट कर दे और ये भी। द पॉइंट वेयर दिस एक्सिस मीट इज़ नोन एज ओरिजन, फिर ये दोनों लाइनें जो सी है जिस पॉइंट पे आपस में मिलती हैं, जैसे कि ये लाइन है और ये लाइन है, इस पॉइंट पे आपस में मिली है, तो ये पॉइंट जो सा इसका सेंटर पॉइंट जिसको कहा जाता है ओरिजन। अब इनमें देखिए तीन डेफिनेशन भी हो गई हैं। यहाँ से लेकर हॉरिजेंटल लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो उसको कहा जाता है वाई एक्सिस, और जहाँ पर ये आपस में मिलती हैं उसको कहा जाता है ओरिजन। द ओरिजन इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय ओ, कि ओरिजन जो सा है इसको आमतौर पर ओ से डिनोट किया जाता है। दिस एक्सिस आर कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस, फिर इन एक्सिस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस भी कहा जाता है। ये बिग डेफिनेशन है, और यहाँ तक आएगा फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड वाला, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, कि इनके दरमियान कौन सा है वो फ़र्क करें, कि इनके दरमियान फर्स्ट वाला पार्ट है रेस्ट एंड मोशन। तो इसका आंसर आएगा आपकी बुक पर जो 32 पेज है इसके ऊपर, ये है रेस्ट एंड मोशन का टॉपिक। तो ये डेफिनेशन है, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, कि अगर कोई जिसम कोई बॉडी जौन सी है वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, इट इज़ सेड टू बी रेस्ट, तो कहा जाएगा वो चीज़ जौन सी है वो बॉडी रेस्ट पे। इसकी एग्जांपल देखें, सपोज अ मोटरसाइकिलिस्ट इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, कि ये मोटरसाइकिल जौन सी है वो रोड पर खड़ी है, एंड ऑब्जर्वर सीज दैट ही इज़ नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हिज सराउंडिंग, तो वो ऑब्जर्वर वो मोटरसाइकिल जौन सी है वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी चीज़ जौन सी है वो जगह जौन सी है वो नहीं चेंज कर रही। मिसाल के तौर पर करीब तरीन जौन सी इमारतें हैं, जौन से दरख्त हैं वगैरह, ही विल से डैट द मोटरसाइकिल इज़ डैट रेस्ट, तो कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल जौन सी है वो रेस्ट में है। ये इसकी एग्जांपल है। अब इससे नेक्स्ट आपने लिखनी है ये वाली डेफिनेशन, इफ़ अ बॉडी कॉन्टीन्यूसली चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज़ सेड टू बी इन मोशन, फिर अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसको कहा जाएगा मोशन। ये मोशन की डेफिनेशन है, और इसकी एग्जांपल आप यहाँ से देखें, व्हेन द मोटरसाइकिलिस्ट इज़ डिराइविंग, ये कट कर दें, द ऑब्जर्वर विल नोटिस दैट ही इज़ कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ही दी सराउंडिंग, कि अगर एक मोटरसाइकिल सवार है वो देख रहा है कि उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है इर्द गिर्द के लिहाज से, देन द ऑब्जर्वर विल से द मोटरसाइकिलिस्ट इज़ मोशन, तो फिर वो ऑब्जर्वर जौन सी है मोटरसाइकिल जौन सी है वो हरकत में है, मोशन में है। ये है एग्जाम्पल, ये जौन सी तीन लाइनें हैं ये एग्जाम्पल है मोशन की, और ये जो तीन लाइनें हैं ये एग्जाम्पल है रेस्ट की। ये आप लिख देंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। अब इससे नेक्स्ट जो इसका सेकंड वाला पार्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी,
तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 34 पर। यह है स्पीड एंड वेलोसिटी का टॉपिक। तो स्पीड की डेफिनेशन जोन से वो आप यहाँ से करेंगे, टी जोन से वो आपने कैपिटल कर लेना है। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, कि जो डिस्टेंस कवर किया गया है एक टाइम में, विच इज़ नोन एज स्पीड। तो ये स्पीड की डेफिनेशन है। इफ़ अ बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस एस, अगर कोई बॉडी है तो उसने डिस्टेंस फासला कवर किया है, उसको डिनोट किया गया है ऐसे, इन टाइम टी, इतने टाइम में, इट्स स्पीड, उसकी जो स्पीड है वो वी विल बी रिटन एज, उसकी स्पीड को लिखा जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि वी इक्वल एस ओवर टी। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट पेज कौन सा है उस पर आप ये भी साथ लिखिएगा, द स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड कौन सी है वो स्केलर क्वांटिटी है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक आएगा स्पीड। अब जो सेकंड वाला जौन सा था वो था वेलोसिटी, तो पेज नंबर 35 पे आएगा वेलोसिटी। ये डेफिनेशन है, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख के इसके बाद ये जौन से इसका फार्मूला, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, चाहे ये लिख लें वी ए वी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी वो इक्वल है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो इसके बाद लिखना है वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसके साथ द एस द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ आल्सो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। यह है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन की जो सी मुख्तलिफ इकसाम है वो डिस्क्राइब करनी है, आल्सो गिव एग्जांपल्स, और उसकी मिसालें भी देनी है। तो इसका आंसर आपकी बुक पर पेज नंबर 33 जो सा है इसके स्टार्ट में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मोशन। तो इसका आंसर यहाँ से आएगा, टी जोन से वो आपने कैपिटल कर लेना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज़, किसी भी जोन सी बॉडी है उसकी हरकत की 3 मिसालें हैं। एक है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी है रोटेटरी मोशन, और तीसरी जोन सी है वो है वाइब्रेटरी मोशन। फर्स्ट वाली है ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसका आंसर जोन सा है वो यहाँ से आएगा, इफ़ द मोशन ऑफ अ बॉडी is such that every particle of the body moves uniformly in the same direction, it is called translatory motion। यहाँ तक डेफिनेशन है ट्रांसलेटरी मोशन की, कि अगर कोई बॉडी है और वो हरकत कर रही है, उसका हर पार्ट हरकत कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो उसको कहा जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल दी हुई हैं ये, फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ अ ट्रेन और अ कार इज़ ट्रांसलेटरी मोशन, ये इसकी एग्जांपल है। फिर इसके बाद यह ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी ऑफ 3 टाइप, के ट्रांसलेटरी मोशन की भी 3 जोन सी हैं वो मिसालें हैं। फर्स्ट वाली है लीनियर मोशन, सेकंड वाली है रैंडम मोशन, और थर्ड वाली है सर्कुलर मोशन। चाहे आप लोगों को क्वेश्चन आया था इनके बस नाम लिख दें तो काफ़ी है, लेकिन अगर आप इनको डिफाइंस आती हैं आपको इनकी भी, तो आप इनकी डिफाइंस भी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। लीनियर मोशन में है यहाँ से, इफ़ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन, कि अगर कोई जिसम है वो एक सीधी लाइन में हरकत कर रहा है तो वो है लीनियर मोशन। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। अब इससे नेक्स्ट सेकंड रैंडम मोशन, इफ द बॉडी मूव अलोंग एन इरेगुलर पाथ, अगर कोई बॉडी जोन सी है उसका पाथ जोन से है वो चेंज हो रहा है तो वो रैंडम मोशन की डेफिनेशन है। तो इसकी एग्जांपल में जोन सी है वो आप ये लिख दीजिएगा, द मोशन ऑफ बी इज़ रैंडम मोशन। अब इससे नेक्स्ट है थर्ड वाला सर्कुलर मोशन, यहाँ से स्टार्ट होगा, द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कल, कि अगर कोई बॉडी हरकत कर रहा है एक सर्कल में, इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन, तो उसकी हरकत को कहा जाएगा सर्कुलर मोशन। यहाँ तक आएगा ये डेफिनेशन। और इसके बाद इसकी जो एग्जांपल है, और इसकी एग्जांपल, इफ़ अ बॉल टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज़ वाइल्ड, कि आपने एक गेंद जोन से है उसको रस्सी के सिरे से बांधा हुआ है और उसको आप घुमा रहे हैं, तो उसकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी। अब सेकंड वाला जौन सा था वो था रोटेटरी मोशन। इसकी जौन सी डेफिनेशन आएगी यहाँ से, इफ़ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, कि अगर कोई बॉडी जौन सा है एक फिक्स पॉइंट के लिहाज से हरकत कर रहा है, उस बॉडी जौन सी उसकी हरकत को कहा जाएगा रोटेटरी मोशन। यहाँ तक ये डेफिनेशन है। और इसकी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, के जो पंखा है वो एक पॉइंट उसका ये फिक्स्ड है और वो इसके गिर्द ही घूमता रहता है, ये रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। थर्ड वाला है वाइब्रेटरी मोशन, व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि अगर कोई जिस्म है वो आगे पीछे जोन से हरकत करी जा रहा है किसी फिक्स्ड पॉइंट के लिहाज से, उसको कहा जाएगा वाइब्रेटरी मोशन। मिसाल के तौर पर ये झूला है, ये आगे की तरफ जाएगा फिर पीछे की तरफ, आगे की तरफ पीछे की तरफ, इस फिक्स्ड पॉइंट के लिहाज से, तो ये एग्जाम्पल है वाइब्रेटरी मोशन की। द मोशन ऑफ अ स्विंग इन अ
चिल्ड्रन पार्क इज़ वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो फ़र्क है उसकी वजाहत करें। तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 34 पर। यहाँ से ये डेफिनेशन है, द डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन। ये डेफिनेशन है डिस्टेंस की। फिर इसके बाद ये डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की। अब मैं आपको ये समझाता हूँ। पेज नंबर 34 पर ही ये डायग्राम बनी हुई है और इसके नीचे ये लिखा हुआ है, यहाँ से सपोज अ कार ट्रेवल फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। मिसाल के तौर पर एक कार है, वो सफ़र कर रही है पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ। द कर्व लाइन इज़ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द कार। ये जो कर्व में है ना, इस पाथ को कार जौन सी है वो इस पर सफ़र कर रही है, इसको फॉलो कर रही है। द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी। तो इस कर्व पाथ पर जब कार जौन सी है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगी, तो इसने जो फासला तय किया है उसको डिस्टेंस कहा जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है, द डिस्प्लेसमेंट डी इज द स्ट्रेट लाइन ए बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी एज इंडिकेटेड बाय द एरो हेड। फिर अगर ये कार इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर सीधा जाए, इस एरो की तरह इसके ऊपर ऊपर सीधा जाए, इसको कहा जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट है। द एसआई यूनिट फॉर द डिस्प्लेसमेंट इज द सेम एज डेट फॉर डिस्टेंस। इसका एसआई यूनिट जोन है वो सेम होगा यहाँ तक। अब यानी कि अगर आपको इसका क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है, फिर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, बाद में आपने एक्सप्रेशन की हेडिंग देकर यहाँ से देकर यहाँ तक लिखना है और साथ ये डायग्राम। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू ग्रेडियंट्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, एक्सप्लेन इट बाय ड्राइंग डायग्राम। कि ग्रेडियंट बताना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का और स्पीड टाइम ग्राफ का, एक्सप्लेन उसकी वजाहत करनी है उसकी डायग्राम के लिहाज से। तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 41 पर, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ जोन से इसका ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जोन से है वो असल में स्लोप है। ये डायग्राम सही नहीं थी बनी, वो मैंने सही कर दी है। द ग्रेडियंट इज मैयर्ड ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन। कि ग्रेडियंट जोन से है वो मैयर करता है किसी भी लाइन के स्लोप को। कंसीडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड अगेन, सेलेक्ट एनी टू वैल्यूज ऑफ टाइम t1 एंड टाइम t2। यानी कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये टाइम की है और यहाँ पर मैं दो पॉइंट लिए हैं, एक ये उसको मैंने कहा t1 और दूसरे पॉइंट को मैंने कहा है t2। ड्रा टू वर्टिकल डॉटेड लाइन एट t1 एंड t2 ऑन एक्स एक्सिस। फिर t1 और t2 जोन से है इसकी ये वर्टिकल लाइंस ड्रा की है, एक ये वाली और दूसरी ये वाली एक्स एक्सिस के ऊपर। अब इससे नेक्स्ट, दिस लाइन मीट द ग्राफ एट पॉइंट p एंड q। ये लाइन जोन सी है मीट करेंगी पॉइंट p पर और पॉइंट q पर। फ्रॉम दिस पॉइंट्स ड्रा हॉरिजेंटल लाइंस टू मीट वाई एक्सिस। फिर इन्हीं पॉइंट पर हॉरिजेंटल लाइन जोन सी है ये ड्रा करनी है एक, और ये वाली दूसरी हॉरिजेंटल ड्रा करनी है जो मिल रही हैं वाई एक्सिस पर। और इन वाई एक्सिस पर आप नाम रख लें, क्यू वाले को S2 और फर्स्ट वाले जोन को कह देंगे S1। ये आगे लिखा हुआ है एट S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली। डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम। फिर डिस्टेंस जोन से है कवर किया गया है टाइम पे, इंटरवल उसका टाइम का जोन से इंटरवल है, ये है t1 और ये है t2। वो ये कह दिया है t2 माइनस t1 जो कि t के इक्वल है, और S2 माइनस S1 जो कि S के इक्वल है। द स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज द मेजर ऑफ टेंजेंट ऑफ द ट्राइंगल आर पी क्यू। अब टेंजेंट की बात की है, टेंजेंट जोन सा है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर ये ट्राइंगल है तो इसका परपेंडिकुलर ये है और इसकी बेस जोन सी है वो ये है। नीचे सीधी लाइन को कहा जाता है बेस और इस तरह की लाइन को कहा जाता है परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन है ये होती है हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर S2 माइनस S1 और बेस क्या है वो है T2 माइनस T1। ये लिखी हुई है वो मैंने यहाँ पे लिखी है और ये यहाँ पे, जो कि ये चीज़ जौन सी है वो ये लिखी हुई है आपके सामने। अब S2 माइनस S1 वो किसके इक्वल है S के, और T2 माइनस T1 वो है T के। मैं यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करूँगा तो वो आ जाएगा S ओवर T जो कि इक्वल होता है V के। तो ये लिखा हुआ है ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। ये है इसका आंसर। अब इसका जो सेकंड वाला था ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ का जो सा ग्रेडियंट है सारा बिल्कुल वैसे ही है। इसमें बस जहाँ जहाँ पर S आएगा उसकी जगह पर
वी आ जाएगा। और चेंज जो वेलोसिटी का है पर यूनिट टाइम, इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। ये आएगा इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक और साथ ये डायग्राम। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव डैट द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कि साबित करें स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो बराबर होता है जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 43 पर। यहाँ से द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग इस स्पीड टाइम ग्राफ। कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने जितना फासला कवर किया है वो फाइंड कर सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के ज़रिए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर फिगर 2.23 ये आप कट करके यहाँ पे लिख ले फॉर एग्जांपल इन फिगर, क्योंकि ये जो डायग्राम है ना ये वाली, ये आपने ड्रा करनी है। shows that the object is moving with constant speed v for a time interval t, और कितना टाइम है वो t है। the distance covered by the object as given, ये कट कर लें, इसे आगे लिखेंगे as given is v velocity multiply time t। अब इससे नेक्स्ट कौन सा है, द डिस्टेंस कैन आल्सो बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। कि स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है इसके अंदर जितना भी एरिया कवर हुआ है इसको हम फाइंड कर सकते हैं। द एरिया अंडर द ग्राफ फॉर टाइम इंटरवल टी इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड टी एंड वी। कि ये अब जो रेक्टेंगल बनी है इसकी एक साइड जो सी है वो है टी और दूसरी साइड है वी। अब रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसकी लेंथ क्या है वो है टी, तो लेंथ की जगह आएगा टी, और विड्थ इसकी चौड़ाई है वी, तो टी मल्टीप्लाई वी। ये क्या है इसका एरिया, ये लिखा हुआ है दिस एरिया इज़, ये सारा जोन सा कट कर दें, दिस एरिया इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। वो कैसे आया है ये मैंने आपको बता दिया है। इससे नेक्स्ट दोस्त, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज़ न्यूमेरिकल इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट वाला जो सा क्वेश्चन है, हाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाई टू द बॉडीज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 44 पर यह लिखा हुआ है, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन आर यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज इफ़ वी आई जो सा है इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वी एफ जो सा है वो फाइनल वेलोसिटी है किसी भी जिस्म की, टी जोन से है वो टाइम है, एस जोन से है वो है डिस्टेंस कवर्ड, एंड ए जोन से वो है एक्सलेशन। तो तीन जोन सी इक्वेशंस है मोशन की, ये है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई, यहाँ पे वी आई आएगा प्लस ए टी। सेकेंड वाली एस इज़ इक्वल टू वी आई टी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम प्लस 1/2 ए टी का स्केयर, और थर्ड वाली 2 AS इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये तीन इक्वेशन है। फिर इससे नेक्स्ट पेज नंबर 45 पे ये लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, चाहे आप यहाँ तक लिख ले, ये है इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएंगे इसका पार्ट नंबर ई यानी कि न्यूमेरिकल। तो इसके न्यूमेरिकल जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।